नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ दिशा बिष्ट। भारत और चीनी सेना के शीर्ष अधिकारियों के बीच आज गलवान घाटी के मुद्दे पर बैठक हुई। उधर इस मुद्दे पर देश में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। चीन के साथ विवाद को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर विवाद बढ़ गया। देश के पूर्व पीएम और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने कहा कि गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और उन्हें अपने शब्दों के चयन में सावधान होने की नसीहत दी। मनमोहन ने कहा कि इस समय एकजुट होकर हमें चीन के दुस्साहस का जवाब देना चाहिए। मनमोहन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी को अपने शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। सीमा पर जारी भारत चीन तनाव को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहली बार टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, रणनीति और सीमाओं के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोच समझकर बयान देना चाहिए। उन्हें सावधान रहना चाहिए कि इन मामलों में उनकी बातों का क्या असर पड़ेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कूटनीति पर नसीहत दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए ताकि हमारी सीमाओं की सुरक्षा में शहीद हुए जवानों को न्याय मिल सके। सरकार ने कोई कमी छोड़ दी तो देश की जनता से विश्वासघात होगा। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते 10 वर्ष जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने उनकी विज्ञप्ति में अगर देखिए तो साफ तौर पे संदेश है। और ये चिंता का विषय इसलिए भी है कि अगर आप टाइमलाइन एनालाइज करें, टाइमलाइन मैसेजेस, चाहे एमईए का, डिफेंस मिनिस्ट्री का और सब्सिक्वेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो उसमें बहुत विरोधाभास है। मनमोहन सिंह ने कहा कि हम ऐतिहासिक मोड़ पर है। इस वक्त सरकार के फैसले और कार्रवाई से ये तय होगा कि आने वाली पीढ़ियों की हमारे बारे में क्या राय होगी। हमारे लीडरशिप को जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। भारतीय लोकतंत्र में ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ऑफिस की होती है। आज हमारे सुरक्षा बल मजबूती के साथ हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे सम्मान की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे स्वाभिमान की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सार्वभौमिकता की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस एक के बाद एक गलतियां कर रही है और अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए उन नेताओं को भी मैदान में उतारने की कोशिश हो रही है जो नेता की इस बात से सहमत ही नहीं होंगे जो है वो इस वक्त उनके कुछ नेता कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन ने भारतीय सीमा में गलवान घाटी और पेंगोंग त्सो लेक में अनेकों बार जबरन घुसपैठ की। हम ना तो उनकी धमकियों और दबाव के सामने झुकेंगे और न ही अपनी अखंडता से कोई समझौता स्वीकार करेंगे। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस खतरे का सामना करने और स्थिति को और ज्यादा गंभीर होने से रोकने के लिए परस्पर सहमति से काम करे। मनमोहन सिंह के बयान के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उम्मीद है कि पीएम मोदी मनमोहन सिंह की बात मानेंगे। राहुल गांधी लगातार चीन के खिलाफ नीति को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात बीजेपी को चुभ गई। उनका बयान पार्टी को नागवार गुजरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मनमोहन का बयान महज शब्दों की बाजीगरी है। पूर्व प्रधानमंत्री को चीन के इरादों की चिंता तब क्यों नहीं हुई जब उनकी सरकार ने भारत की सैकड़ों किलोमीटर जमीन चीन के आगे सरेंडर कर दी थी। बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि 2010 से 2013 के बीच चीन ने 600 से ज्यादा बार एलएसी पर अचानक आक्रमण किया और जमीन कब्जाई। पीएम मोदी को नसीहत देते हुए मनमोहन सिंह ने कहा था कि झूठ के आडंबर से सच छुपाया नहीं जा सकता। इस पर भी जेपी नड्डा ने जवाब दिया और कहा कि ये शब्दों का खेल है और कोई भारतीय इस पर यकीन नहीं करेगा। ये वही कांग्रेस है जिसने हमेशा सुरक्षा बलों पर सवाल किए हैं और उनका हौसला कम किया है। तो भारत और चीनी सेना के शीर्ष अधिकारियों के बीच आज गलवान घाटी के मुद्दे पर बैठक हुई। उधर
इस मुद्दे पर देश में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और इसी पर हमारी आज की चर्चा है। चर्चा को शुरू करूंगी उससे पहले परिचय आपका करवा देती हूं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ रमेश चंद्र रत्न जी जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अजय अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मेजर आशीष भी जुड़ने वाले हैं, आप सपा के नेता हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा रमेश चंद्र जी आपसे है। हमेशा से सलाह दी जाती है, कई सरकारों को पहले भी सलाह दी गई है, पर जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सलाह दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके बाद लगता है कि शायद बीजेपी को ये बात चुभ गई है और उनकी सलाह उनको पसंद नहीं आई। दिशा जी, एक तो मनमोहन सिंह जी की सलाह और उनके जो राहुल जी की भी सलाह थी जी। और आपने अभी कुछ पिछले दिनों जो टिप्पणियां की, वो ऐसा लगता है कि वो सलाह बोर्ड का उनको कुछ न कुछ रहना चाहिए, बनना भी चाहिए। अभी पिछले दिनों बहुत ज्यादा वायरल हुआ राहुल जी का भी, और अब सलाह जो है मनमोहन सिंह जी की आ गई है। क्या 73 साल में 57 से 58 साल एक ही कुनबे का राजपाट चला? क्या ये 43,000 जो चीन जो है, जो लद्दाख ऑक्यूपाई जो चीन है, ये किनका एरिया था? तिब्बत ये किसका एरिया था? जम्मू कश्मीर ये किनका 370-35 ये जो अलग दो संविधान किनका था? हिंदुस्तान पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए सत्ता झपटने के लिए किसका था? ये सारा जो है आज भी सलाह देने का, आज 13 वर्ष के एक बच्चे ने राहुल जी को बहुत अच्छी सलाह दी। जब राहुल जी ने कहा कि कौन आदमी है जो निहत्थे जितने जो सैनिकों को भेज दिया, तो मैं ताज्जुब कर गया, उसे देख रहा था। 13 साल के बच्चों ने कहा कि ये 50 साल के पप्पू को आज जवाब मैं दे रहा हूँ। तो उसने जवाब दिया कि 1993 और 96 में एक एग्रीमेंट जो है दो सरकारों के बीच में हुआ, जिस समय एच.डी. देवगौड़ा की सरकार थी और कांग्रेस का ही सबसे बड़ा बहुमत था उसमें। लेकिन उसमें क्या था कि LAC के 2 किलोमीटर की रेंज में आप यानी आर्म्स वेपन जो है, तो फायर आर्म्स वेपन है, वो नहीं यूज करेंगे। कोई ग्रेनेड या कोई बम या कोई इस टाइप की चीज यूज नहीं करेंगे। आप 2 किलोमीटर की रेंज में आप बिना किसी हथियार के रहेंगे। दोनों तरफ जो एग्रीमेंट हुआ था, और ये 1996 में सरकार इनका समझौता था। तो क्या एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का रहने के व्यक्ति को इतनी जानकारी नहीं होनी चाहिए? तो 13 वर्ष के बच्चे ने सिखाया कि वो पप्पू मुझसे सीख ले। आज आश्चर्य हुआ था, मनमोहन सिंह जी सिखा रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी के 600 जो है बार उनसे जो है घुसपैठ हुई, वो अपने जवाब दे पाएंगे? क्या ये जितना बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज बॉर्डर पर सारा जो किया जा रहा है, कि कभी इन्होंने चिंता की? कभी भी अभी टोकना रोकना कभी सिस्टम था? सूचना का भी सिस्टम था? ये पहली यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है जितने अपने जो बॉर्डर थे उसको बेहतरीन तरीके से सड़क और बहुआयामी तरीके से संसाधन पहुंचे सैनिकों के पास, और सैनिक देश की रक्षा कर सकें, उनकी तरह से चिंता की। लेकिन आज भी सवाल उठाने के कोरोना पर तो इन पर सवाल है। देश की अस्मिता, ऐसा लगता है कि देश में, इनको भी मुझे कहना चाहिए कि देश में रह करके ये दुश्मनों की तालियां पीटते हैं, दुश्मनों की आवाज बोलते हैं। ऐसा लगता है कि भारत में रह करके आज भी चाइना और कांग्रेस, आज इन दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ था। क्या दोनों के सामरिक सिस्टम को बताने के लिए आज तक जवाब दे पाएंगी सोनिया जी? क्या दोनों पार्टियों के बीच में एक MOU साइन हुआ और उसमें दोनों की सामरिक स्थिति को लेने देने का इनके सरकार के टाइम तक हुआ था? ये जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन क्योंकि आज सिर्फ जो है राहुल जी बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिना जानकारी के, और उनको देश का हर व्यक्ति, और चाइना में तो ताजुब करा, चाइना वाले मामले पर सर्वदलीय बैठक में भी कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। लेकिन इनको राष्ट्रीय संप्रभुता, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने के अलावा कांग्रेस से कुछ नजर नहीं आ रहा। कोरोना तो इनको पार्टी का बीमारी लगती है। अरे माना कि मोदी जी जो है आप पीछे पड़े हैं, लेकिन ये देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना, ये कहीं आप पाताल में घुस गए, आप 10% भी नहीं रहे, और आप कहां जाएंगे? तो इसलिए जो है कम से कम देश की अस्मिता, संप्रभुता, उसकी अखंडता के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। सैनिकों का मनोबल मत तोड़िएगा। आपके प्रश्नों का जो लड़ी है सर्वदलीय बैठक में, आपके साथियों ने आपको बहुत सारे जवाब दे दिए थे। शरद पवार जी ने भी जवाब दे दिया था कि आपको जो कम से कम इतना भी नॉलेज नहीं है कि 2 किलोमीटर की रेंज में आपके एग्रीमेंट में क्या लिखा, उसी को पढ़ लेते। तो ये सारा जो है सलाहकार कोरोना में तो सलाह देंगे, देश की अस्मिता के साथ तो सलाह देंगे, लेकिन खुद सलाह 57-58 साल में इनको सलाह कोई नहीं दे पाया, खुद भी नहीं ले पाए। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा मेजर आशीष जी आपसे है। जिस तरह से लगातार हम लोग LAC पर देख रहे हैं, जो चीन और भारत के सैनिकों के बीच में झड़प हुई, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सरकार विपक्ष पर हमलावर है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे निशाना साध रहे हैं। इस पे आपकी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, इसमें किसी पार्टी का कोई रुख होना ही नहीं चाहिए। ये देश की मान सम्मान, देश के जो सैनिक हैं उनकी जान और उनके सम्मान का सवाल है। इसमें किसी पार्टी का तो कोई रुख होना ही नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था, एक करार जरूर हुआ था बहुत पहले इस तरीके का कि शांति बनी रहे, कि लोग हथियार लेकर के न आए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल निहत्थे जो है चाइना की तरफ चलेंगे जी। वो इस तरीके से नहीं होता है। मैं खुद वहां पोस्टेड रहा हूँ, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हथियार लेकर के आगे जाते ही नहीं। थोड़ा नजदीक तक हम लोगों के जो पेट्रोल पार्टी आगे होती है वो विदाउट वेपन्स होती है, लेकिन पीछे वेपन्स के साथ लोग होते हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ पे यही है कि जब 2500-2000 की जो अनुमान लगाया जा रहा है, चीनी सैनिक जो है पूरी तैयारी से आते हैं और भारत की सीमा पर कब्जा करते हैं, भारत के सैनिकों पे हमला करते हैं और रॉड्स और तार जो उस पर लगी हुई हैं, कीलें लगी हुई हैं, उनसे हमला करके भारत के करीब 20 सैनिकों को शहीद करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा होने के बाद देश का प्रधानमंत्री अगर ये बयान देता है कि न कोई कब्जा हुआ, न कोई चीनी भारत की सीमा में आए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक बयान है इस देश के प्रधानमंत्री का, कि जब 20 सैनिक शहीद हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि न कोई आया न कोई कब्जा हुआ, तो ये 20 सैनिक किसके लिए शहीद हो गए और किसने शहीद किए? अगर कोई और देश, मैं आपको बता दूं, भारत के अलावा कोई और देश होता, अब तक बीजिंग पे हमला हो चुका होता जी। अगर आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप किसी और देश के अंदर घुसेंगे और उसके 20 सैनिकों को मार देंगे, 10 को बंदी बना के ले जाएंगे और वहां की सरकार वहीं के जो चीन के आक्रमणकारी है उन्हीं का पक्ष रखेगी। प्रधानमंत्री को चेतावनी देनी चाहिए थी चीन को, लेकिन प्रधानमंत्री चीन का ही बचाव कर रहे हैं। उनके मीडिया ने इनके बयान को पूरे दिन चलाया है कि हम तो गए नहीं। चीन ने तो दिखा दिया कि जब भारत का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि चीन के सैनिक भारत में आए नहीं, तो हमने तो कोई हमला ही नहीं किया है। बिल्कुल। तो बचा क्या उसमें? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं का जमीर इतना मर गया है क्या कि एक आदमी के झूठ पे बाकी सब भी झूठ की जो है गंगा बहा रहे हैं? जी। क्या 20 किसको नहीं दिख रहा है? कौन अंधा है जिसे नहीं दिख रहा है कि 20 लोगों को पूरी तरीके से घेर के पीट के मार दिया गया और फिर इस देश का एक आदमी ये कह रहा है कि इस देश में कोई आया ही नहीं? तो और बाकी अगर एक को नहीं दिख रहा तो क्या बाकी भी अंधे बहरे हो गए हैं? उनका जमीर भी मर चुका है। केवल पार्टी सत्ता के लोभ लालच में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अरे किसके लिए मर गए वो लोग? इस देश के लिए तो मरे ना, इस देश के लिए ही तो मरे। और इस देश का क्या रवैया है उनके लिए कि हमारे यहाँ तो कोई आया ही नहीं, हमारे यहाँ कोई आया नहीं। राहुल गांधी ने क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या बोला क्या नहीं बोला वो मायने नहीं रखता है। मायने वो रखता है जो इस देश का प्रधानमंत्री, जो इस देश की चुनी हुई सरकार है वो बोले। न रक्षा मंत्री, न होम मिनिस्टर, न आर्मी चीफ, न वो सीडीएस जो बनाए गए हैं। आप किसी एक का बयान ले लीजिए कि हम चीन से हमला किसका बदला लेंगे, आप किसी का बयान ले लीजिए, किसी ने ऐसा कोई बयान नहीं किया। बल्कि मैंने प्रधानमंत्री का एक और बयान उसमें हेडलाइंस पे था कि अगर अब हमको चेताया गया तो हम बदला लेंगे। बिल्कुल। मतलब 20 मर गए काफी नहीं है। पता नहीं अब भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी और उनके प्रधानमंत्री बता पाएंगे कि कितने मरने पे मोदी जी को ये लगेगा कि हाँ अब हमको जो है वो चेताया गया है या हमको जो है उकसाया गया है, ये वर्ड था, उकसाया गया। अब कौन सी संख्या है ये? कितने लोग मरने, कितने भारतीय सैनिक मरने चाहिए जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगेगा कि अब हमको उकसाया जा रहा है? क्योंकि अभी तो उनको ऐसा लग रहा है कि उकसाया नहीं किया है। अगर प्रधानमंत्री के बयान को, जो कि न्यूज़पेपर के हेडलाइन पे है, किसी को भी अगर लग रहा हो तो वो देख सकता है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि आप पहली चीज सरकार को करनी चाहिए थी, जो चीन के 100 के ऊपर
कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, अलग अलग छोटे बड़े दिए हुए हैं, उसको बिल्कुल तत्काल सबको खत्म करना चाहिए था। चीन के साथ सारे रिश्ते खत्म करने चाहिए थे, उनके अम्बेसडर को वापस चीन भेजना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल अजय अरोड़ा जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सलाह दी बीजेपी को, लेकिन उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष ये आरोप लगाते हैं कि 2010 से 2013 के बीच चीन ने 600 से ज्यादा बार एलएसी पर अचानक आक्रमण किया और जमीन कब्जाई। वहीं बीजेपी लगातार ये भी आरोप लगाती आई है कि सैनिकों का मनोबल हमेशा कांग्रेस गिराती आई है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? दिशा जी, सर्वप्रथम कर्नल बी संतोष और जो हमारे 20 सैनिक ने शहादत दी, उनको नमन। और जहां तक आपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात की, और मैं तो साधुवाद देता हूं उनको कि उन्होंने सकारात्मक सलाह दी। उनको 10 वर्ष का अनुभव एज ए प्रधानमंत्री, और कई बार वो कई मंत्रालयों में रहे और बड़े गुणवान। ये दिशा मैं नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व जानता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो सलाह सकारात्मक होती है। इनको तो धन्यवाद करना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को कि एक सकारात्मक सलाह दी और ये भी कहा हम देश के साथ खड़े हैं। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए था। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के रतन जी ने बात शुरू की, उनकी बातों में जिस प्रकार से देखा, बड़े अनुभवी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जिस शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, अब जब उन्होंने आपने डिबेट शुरू की, तो मैं इनका खंडन करता हूं। उन जो जिस प्रकार से इन्होंने नाम लिए, उसकी मैं निंदा भी करता हूं। जहां तक हमारे सैनिक, और अभी मैंने सुना मेजर आशीष को, वो ठीक है किसी पार्टी किसी दल से भी संबंधित है, लेकिन जब वो बोल रहे थे ना दिशा, एक फौजी की बात, एक फौजी, मुझे लगा कि वाकई एक नेता नहीं, एक प्रवक्ता ने फौजी बोल रहा है। और मैं मेजर की बात में सम्मिलित करता हूं अपने आप को कि एक एक बात ठीक थी। किस प्रकार से बयानबाजी हो रही है दिशा जी। देश के प्रधानमंत्री कुछ और बोलते हैं, देश के रक्षा मंत्री कुछ और बोलते हैं, देश के विदेश मंत्री कुछ और बोलते हैं। हम किसकी बात माने दिशा जी? हमें तो 5 मई से पहले वाला भारत चाहिए। और जिस प्रकार से अप्रैल के अंदर इनका सीमाओं पे आगमन हुआ और किस प्रकार से हुआ, 60 वर्ग मीटर अंदर घुसा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी सीमा पे कोई आया नहीं। कोई कहते कि शस्त्र, विदेश मंत्री बोलते हैं कि वो शस्त्रहीन नहीं, शस्त्र के साथ गए। तो हम किसकी बात माने? लेकिन पूरा देश देख रहा है। जिस प्रकार से मेजर साहब ने बात की, मैं उनकी बात से इत्तेफाक कर सकता हूँ। लोग सवाल करेंगे, ये जो पीढ़ी, आज हम बड़े नाजुक मोड़ पे खड़े हैं दिशा, आने वाली पीढ़ी ये सवाल करेगी और हमें माफ नहीं करेगी। हम किस प्रकार से बयान दे रहे हैं? क्या हमने आंखों में पट्टी बांध रखी है? 133 करोड़ की जनता सब देख रही है दिशा जी, और वो जवाब देगी और जवाब मांगेगी भी। जिस प्रकार से सेना के लोग, सेना के परिवार जब चैनल खोलते हैं, जब सुनते हैं प्रधानमंत्री को, दिशा जी, उनकी आंखें नम्न होती हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। उनके परिवार से पूछो दिशा, जिनके परिवार के पति ने, जिसके परिवार के बेटे ने शहादत दी, उनसे बात करो। और हम कहें जी हमारी सेना में तो हमारे बॉर्डर पे कोई नहीं आया, हमारे सैनिक शहीद नहीं हुए, हमने उनके हिस्से मार दिए। तथ्यों पे बात करें दिशा जी, बात तथ्यों पे होनी चाहिए, बात लॉजिक से होनी चाहिए। अब जब भी भारतीय जनता पार्टी के मैंने नोट किया है, जब भी प्रवक्ता आते हैं इतिहास की बात करते हैं, और 6-7 वर्ष में जितने सीज फायर पाकिस्तान ने किए, इतने तो 18 वर्ष में नहीं हुए। आप उसका संज्ञान है इनको, रतन जी को, उनका संज्ञान लें। और देखिए, जहां तक चाइना की उन्होंने बात की, हमारे संबंधों की बात की, राहुल गांधी के संबंधों की बात की, आज भी जब हमारे बॉर्डर पे इतनी हिंसा हो रही है और हमारे नाजुक रिश्ते हैं और चाइना वाले प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, तो इसके पीछे राज क्या है? कुछ तो है दिशा, कुछ तो दाल में काला है। मुझे तो लगता है दाल ही काली है, कुछ तो है। नहीं तो इस प्रकार से निहत्थे सैनिक नहीं जाते, ना उनकी शहादत होती। अगर हम जरा भी सख्त होते,
और जिस प्रकार मेजर साहब मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, हमारी इंटेलिजेंस कहाँ थी? इंटेलिजेंस भी तो होती है। अब वो चाइना ने अपने ट्विटर से हटा दिया, सोशल मीडिया से हटा दिया, बात ये नहीं है। हमारा इंटेलिजेंस क्या कहता है कि वहां पे क्या हुआ और हमारे साथ क्या हुआ, और हम बड़े नाजुक मोड़ पे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आपको संज्ञान दिए उसे माने और हम आपके साथ खड़े। बिल्कुल। रमेश चंद्र रत्न जी, लगातार कांग्रेस भी यही सवाल उठा रही है और मेजर आशीष ने भी यही सवाल उठाया था कि जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई होती है, जब पाकिस्तान के आतंकवादी यहाँ घुसते हैं तो कुछ ज्यादा ही आक्रामक होता है भारत, लेकिन चाइना के साथ ऐसा क्यों नहीं है? क्यों चीन को सबक नहीं सिखाया जा रहा उस तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान से हम लोहा लेते हैं? और सबसे पहले तो जैसे कि अपने आशीष जी मेजर शब्द उनके पीछे लगा है जी, और पार्टी से संबंधित हैं, और हमारे अभी सम्मानित जय अरोड़ा जी ने भी जैसा कहा, तो मैं तो चूंकि मैं भी मूलतः यूपी का रहने वाला हूं और हमारे सम्मानित मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री रहे हैं। रक्षा मंत्री रहने के काल में अगर उन्होंने इस बॉर्डर को जो है अभी रामगोपाल जी को शायद मेरे ख्याल से आशीष जी ने नहीं सुना है। एक तरफ सर्वदलीय बैठक में एकजुटता की बात राम गोपाल जी कर रहे थे, आज उनके जो पार्टी के प्रतिनिधि आज टिप्पणी उठा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि मेजर जो अगर रहते हुए अगर पार्टी के उसके सैनिक, ये कोई पीएलए का जो है फौज नहीं है, चाइनीज फौज पीएलए का जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड और पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है, लेकिन ये भारत की जो फौज है ये राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है। ये उनकी समझ में आना चाहिए। सारे नियम और नियमावली तरीके सारे जो है, ये जो घाटी का जो घटना घटी है 6 तारीख का जो डिसएंगेजमेंट था, वो डिसएंगेजमेंट को जो 15 तारीख को संतोष बाबू क्योंकि बहुत सौम्य नेचर के व्यक्तित्व थे और उस घटना को एलएसी के सामने एक जो टेम्पररी जो टेंट था जो नहीं हटा था, तो वो उस टेंट को ले देखने गए थे और देखने पर जब उन्होंने वो सारी चीजें कही, अब ये तो मैं ताज्जुब कर रहा हूँ कि मेजर है, आश्चर्य की बात है कि मेजर रह करके उनको वो नियम और वो अनुशासन वो कानून जो है, मैं तो नहीं कह सकता कि मैं मेजर रहा हूँ या आर्मी में रहा हूँ, हाँ, लेकिन मैं वो अलग हिस्सा है कि एनसीसी का कोई पार्ट तो वो आर्मी का पार्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेजर रह करके ये कहें कि वो हथियार और बिना हथियार जो है अनुशासन के एक तौर तरीके हैं। फर्स्ट राउंड में गए तो उन्होंने जिस तरीके वार्तालाप किया, चाइना ने जिस तरीके से उनके साथ जो है, एक नियम है कि बिना किसी कोई आर्म्स वेपन नहीं कोई नहीं था, लेकिन वो खोखरी वगैरह उन्होंने यूज किए, लेकिन ये भी उनकी जानकारी में होना चाहिए कैसे मेजर हैं। इस देश के सैनिकों ने उन्हीं की खुखरी उन्हीं की डंडे लेकर के उनको धूल चटाने का काम किया, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया, कमर तोड़ने का काम किया। 40 से 50 उनकी सैटेलाइट का, क्या उनकी एम्बुलेंस नजर नहीं आ रहे, क्या उनके हेलीकॉप्टर नजर नहीं आ रहे? कैसे सैनिक है? सैनिकों ने जिस तरह से जो हालत की चाइना की औकात को सिखा दिया कि 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, लेकिन इनको नजर नहीं आ रहा। क्या इनको सिस्टम, सारे सिस्टम में एक प्रोविजन था, उस प्रोविजन के तहत हमारे सैनिकों ने जो है जो संतोष बाबू ने जो किया वो पार्ट प्ले किया, लेकिन उसके बाद तो थर्ड राउंड में हुआ वो एक ऐतिहासिक घटना है। और मैं तो नमन करता हूँ, सैल्यूट भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इन वीर सपूतों को जिन्होंने चाइना के लोगों को सबक सिखाने का काम किया। लेकिन अब हमारे अजय अरोड़ा जी कह रहे थे, अजय अरोड़ा जी मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आप राजनीतिक पार्टी जो कि वोट चाइना नहीं देगा आपको, वोट जो है हिंदुस्तान ही देगा, लेकिन वोट की राजनीति के टाइम पर वोट की राजनीति करिएगा। आप कोरोना के टाइम पर भी राजनीति करेंगे, आप भारत के साथ जो खिलवाड़ हो तो उसके साथ भी राजनीति करेंगे। मेरा विनम्र आग्रह है कि राजनीति में आप भी अलग थलग, आप हमें देख लो कि हम 6 बार दोबारा हम सरकार में आए और आप 57 साल को करने के बाद देश के टुकड़े सोने की चिड़िया कहने का देश के टुकड़े जो किया, क्या आज आपने बॉर्डर बनाया? हिंदुस्तान पाकिस्तान मेजर बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर तार कटीले और जो बॉर्डर है कि चाइना के जो एलएसी उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो सड़क बन रही है, जो जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है, क्या पहले किया? अगर रक्षा मंत्री मुलायम सिंह जी ने कर लिया होता तो आज एलएसी पर ये 2 किलोमीटर की रेंज में सिर्फ इतना प्रोविजन था एग्रीमेंट के मुताबिक कि अगर कोई एलएसी के आसपास आता है तो उसको तो क्यों, कैसे, कितना कहकर के एक दूसरे पीछे हट जाते थे। ये सिस्टम नहीं था, लेकिन ये सिस्टम बॉर्डर पर, क्योंकि पहले न रोकना था, न टोकना था, न सोचना था। ये पहली सरकार है
जो दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाली है, और सैनिक भी उनका हौसला बुलंद है, जो मजबूती से कहते हैं कि देश की एकता अखंडता पर हम जान भी न्यौछावर हो जाए तो कोई चिंता करने वाली बात। लेकिन मेजर साहब, आप तो ताज्जुब है तो नियमावली अनुशासन वो सारे सिस्टम में छोड़ करके राजनीतिक पार्टी बात मत करिएगा। राजनीतिक चुनाव आए तो राजनीति करिएगा। आप जो भी कुछ किया है उस सेना को हम सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति नेता की है। आज आपके जो तमाम चैनल से लोग कह रहे हैं सरकार पिछली बार आई, जितने बार जो हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जे हुए हैं उनकी दृढ़ शक्ति नहीं थी इसलिए कब्जा हुआ। आज दृढ़ इच्छा शक्ति है, 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं होगा। और आप ये कह रहे हैं कि कैसी खुफिया थी, इसकी जानकारी नहीं थी, कैसी खुफिया जानकारी नहीं थी, तो थर्ड राउंड में संतोष बाबू जाते, क्या वो LAC पर जो एक टेंट रह गया था वो उस टेंट को जो जाकर हटाने की बात करते? क्या कहते खुफिया तंत्र को भी, आप सैनिक को भी और उस मूवमेंट को भी आप डाइवर्ट करके चलेंगे? ये बात संभव नहीं है। इसलिए ये चाइना को एक ऐतिहासिक सबक, और मोदी जी के उस पर पहला व्यक्ति है जहां विश्व में एक देश अलग जग रहा हो, जहां सैनिक भी हौसला बुलंद होकर के आंख से आंख मिलाकर बात करने की क्षमता हो। क्या सैनिकों को कभी ऐसा हुआ? गोली का जवाब गोले से दिया जाता है, पहले नहीं था। आप जम्मू कश्मीर में कहां गए? क्या आपने आतंकवादी जो कानून था उसको किस आपके जमाने में क्या था? क्या संविधान में क्या कानून बना? इसलिए जो सारी चीजें जो एक वक्त में जो ऐतिहासिक हुई है तो कभी सोचा नहीं गया। कभी बटला हाउस, कभी आपका जो है सैनिकों पर भी टिप्पणी करते हो। लेकिन आज मैं एक नई चीज और सुना दूं आपके चैनल के माध्यम से। आज हम पर कह रहे हैं भाई अजय अरोड़ा जी, लेकिन एक आग्रह के साथ दिल्ली की 3 हस्तियों की 1962 में जब तेजपुर पर चाइना ने जो स्पीड से कब्जा कर लिया तो उस पर नेहरू जी ने उसको अलविदा करके चिट्ठी कर दी। दिल्ली के 3 महान नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी, वो आपको जानकारी में दे दूं। एक तो धर्मपाल जी इतिहासकार थे, और एक A.N. दत्ता जी, और तीसरे थे रूप नारायण जी। आपके स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी को चिट्ठी लिखी थी कि ये गलत हुआ है और ये हमें गलत सोच कर इसकी चिंता करनी चाहिए। तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया कि अगर कांग्रेस के विरुद्ध नेहरू के विरुद्ध अगर लिखेंगे तो जेल काटनी पड़ेगी। जयप्रकाश जी को आना पड़ा था और उन्होंने सीधा नेहरू जी से कहा था कि अगर आप इनको नहीं रिहा करेंगे तो मैं आंदोलन करूंगा। आज 1975 के उस संविधान को, उस कोर्ट को, उस सुप्रीम कोर्ट को, उस कैबिनेट को रखने वाले लोग आज रमेश चंद्र रत्न जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा एक मेजर आशीष जी आपसे है। सीधा सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि विपक्ष लगातार यही कहता है कि केंद्र सरकार के कारण चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, हड़प लिया हमारी जमीन, हमारे सैनिकों को, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है? जाहिर सी बात है, चीन खुद मैंने देखा है, जो सैटेलाइट कुछ पिक्चर्स मीडिया के माध्यम से दिखाई जा रही थी, और इससे पहले डोकलाम हुआ। चीन आए दिन लोग आते हैं हमारी उसमें टेरिटरी पे झंडे लगाते हैं, फिर हम हटाते हैं कई। लेकिन इस बार जो हुआ है, मसला इतना बड़ा ये नहीं है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, ये हुआ होने के बाद क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट। कोई आप पे अचानक हमला कर दे तो आप, हो सकता है कि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, मैं उन कारणों में नहीं जाऊंगा, या अचानक इतने लोग आ गए उनने घेर के मार दिया, क्यों उतनी सतर्कता नहीं थी, वो एक दूसरा विषय है। वो जाने के बाद क्या होता है, यहाँ देखने वाली चीज है। पूरा हिंदुस्तान ये देख रहा है कि क्या हमारी जमीन जो चीन ने कब्जाई हुई है वो हमने वापस ली है, हमने क्या चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करी है? नहीं करी है। मैं बार फिर वही आ रहा हूं कि जब देश का प्रधानमंत्री ही चाइना को क्लीन चिट दे रहा है, उन चाइना वालों को जिन्होंने हमारे 20 सैनिकों को बुरी तरह घेर के मारा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस देश के दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना को क्लीन चिट दे रहे हैं। पता नहीं किस बात की देशभक्ति की बात करते हैं। अभी कश्मीर की बात कर रहे थे, मेजर गोगोई के खिलाफ बीजेपी और वहां की पीडीपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक एक FIR करी थी, जिनको आपको याद होगा, जिन्होंने एक बंदे को अपनी जीप पे बांधा था, क्योंकि वहां पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा हुआ है। इसलिए वहां की सरकार, यानी पीडीपी, तब ये महबूबा के साथ इनकी सरकार थी बीजेपी की, इन लोगों ने मिलकर उनके खिलाफ FIR करी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्वॉश किया कि वो जब राष्ट्र के लिए लड़ रहा है आप लोग उसके खिलाफ FIR कर रहे हैं। दूसरी बात, कई जगह पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को वीकन किया गया है बीजेपी द्वारा। अब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नहीं होता है तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं। आपको एक और वीडियो याद होगा कि अभी जब ये 3 साल या 4 साल हो रहे हैं लगभग,
एक सोल्जर को आपने देखा होगा कि उसके पास हथियार था और वो श्रीनगर में चलता हुआ जा रहा था हेलमेट पहने, और कुछ लोग उसके हेलमेट पे कुछ मार रहे थे, हाथ से मार रहे थे, कुछ मार रहे थे। बंदूक तो उसके हाथ में भी थी, वो चाहता तो गोली चला सकता था, लेकिन ऊपर के ऑर्डर से गोली नहीं चलानी है। आपको याद होगा कि बहुत कई सारे सोल्जर्स जा रहे थे, वो वीडियो सबने देखा है ना। तो वो वीडियो था, तो क्या क्या क्यों हो ऐसा, क्यों उसको ऑर्डर्स क्यों नहीं थे वहां गोली चलाने के? लोग ने उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके हेलमेट पे मार रहे थे। कहाँ थी ये जो ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, ये जो देशभक्ति कहाँ थे? आज चीन के खिलाफ क्या कितनी चीन के करार जो है खत्म कर दिए, क्या एम्बेसडर को वापस भेज दिया? कुछ भी तो ऐसा नहीं किया है। वो तो क्लीन चिट दे रहे हैं। अभी आप देखिएगा थोड़े दिन में ये और नए जो है कुछ और कॉन्ट्रैक्ट, अभी यही रैपिड रेल का यूपी के अंदर 1100 करोड़ का जो है वो LNT से हटाया हुआ था, चीन के पास था। ऐसे बहुत से और भी अलग, हम इतना बड़ा आयात करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं इतनी चीजें, लाखों करोड़ों की हम इम्पोर्ट कर रहे हैं चाइना से। सरकार क्यों उसको नहीं रोक रही है? क्यों WTO का हवाला देती है उसको रोकने, क्यों नहीं रोक रही हो? मतलब पब्लिक से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉयकॉट चाइना, तो बॉयकॉट हमें सिर्फ चाइना का नहीं करना है, बॉयकॉट हमें उन लोगों का भी करना है जो चाइना को समर्थन दे रहे हैं, जो सामान जो रोक नहीं लगा रहे। जब बाजार में आएगा ही नहीं तो बिकेगा कहाँ से? बिल्कुल, कोई ये कर ही नहीं रहा है। इधर उधर की बातें करने, देशभक्ति आप मुझे मत सिखाइए, है ना। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आप हमें मत बताइए। बहुत आतंकवादी मारे हैं मैंने और दोनों बॉर्डरों पे रहा हूँ, तो ये सब चीजें मैं आपसे बहुत बेहतर जानता हूँ। तो इन चीजों को आप हमें नहीं नसीहत दें तो बेहतर। चीन और भारत के बीच में जो खूनी संघर्ष हुआ था उसके बाद किस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सवाल मेरा सबसे पहले आपसे यही है कि जिस तरह से लगातार LAC पर हम देख रहे हैं खूनी संघर्ष हो रहा है, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है इसमें राजनीति शुरू हो चुकी है? देखिए दिशा जी, ऐसा है, बहुत दुर्भाग्य है हमारा कि आज हम अपने पड़ोसी देशों के अंदर चारों तरफ से हम लोग घिरे हुए हैं भारत, और इस स्थिति के अंदर भी अगर हमारा विपक्ष जो है वो आज जिस तरीके से दिखा रहा है कि भाई भारत हार गया है, जैसे भारत ने हार मान ली हो, तो ये एक थोड़ा सा मेरे हिसाब से दुर्भाग्य है। क्योंकि किसी भी सरकार को देखिए काम करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेसी के अंदर बहुत चीजें सरकारों को देखनी होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि भाई किसी छोटी मोटी घटना से एक साथ किसी देश के ऊपर वार कर दिया जाए, या वहां पे मिसाइल छोड़ दी जाए, या वहां पे युद्ध टैंक उतार दिए जाए। ऐसा नहीं होता है। सरकारें जो है इन चीजों को लास्ट तक और अपने हिसाब से देखती हैं और चेष्टा करती हैं कि भी लास्ट तक इसको टाला जाए। तो आज जो विपक्ष जिस तरीके से हावी हो रहा है, या वो जिस तरीके से सरेंडर मोदी और ये सब बातें हो रही है ना, तो इससे क्या है कि सरकार भी दबाव में आती है और सेना का भी इससे थोड़ा सा हौसला, मेरा ऐसा मानना है, सेना का भी हौसले के अंदर थोड़ी सी गिरावट होती है। और अब जो भारत की जो जनता है उसके भी हौसले में थोड़ा सा फर्क आता है, हौसला पस्त होता है। तो विपक्ष को इस समय, जैसे आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री मनमोहन सिंह जी ने जो आज स्टेप लिया है और जो प्रधानमंत्री जी को जो चिट्ठी लिखी है, मेरे हिसाब से विपक्ष का एक सकारात्मक इसके अंदर विपक्ष होना चाहिए, नकारात्मक विपक्ष नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति या पार्टी को का विरोध करते करते ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई देश का विरोध करने लग गए या भारत की सेना का मनोबल तोड़ने के लिए लग गए। अच्छा, इसके अंदर दिशा जी एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जितने भी आज ये समझ लीजिए जो इंची टेप लेकर के जो घूम रहे हैं कि भाई 56 इंच का सीना नापने के लिए, इन लोगों को एक चीज और समझनी चाहिए कि पिछले 70 साल से हमारे लिए पाकिस्तान अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट था। और पिछले 1.5-2 साल से 2 साल से 3 साल से समझ लीजिए आज पाकिस्तान भिखी बिल्ली बन करके बैठा हुआ है। और उसका जो मैं कहूंगा उसका जो गॉड फादर है चाइना आज मैदान में उतरा हुआ है, चाहे वो नेपाल को उकसा रहा है, चाहे वो कैसे भी खुद मैदान में आ रहा है। तो ये भी हमारे देश की शक्ति की तरफ इंगित करता है कि पहले हम टकपूंजियों के साथ ही लड़ते और झगड़ते रहे हैं, और आज हम विश्व की दूसरे तीसरे नंबर की महाशक्ति के साथ, मान लीजिए आज हमारी सरकार आंख से आंख मिला करके बात कर रही है। तो ये भी हमारे लिए एक गौरव का विषय होना चाहिए, ना कि ये शर्म का विषय होना चाहिए। और सरकारों को अभी कुछ मेरे हिसाब से कुछ समय देना चाहिए सरकारों को कि भाई थोड़ा सा वो अपने हिसाब से इस चीज को डील करें।
जहां डिप्लोमेसी, जहां वार्ता से काम हो सकता है वहां वार्ता से काम करें, जहां हथियार से काम हो सकता है वहां हथियार से काम करें, जहां जोर से काम हो सकता है वहां जोर लगा करके काम किया जाए। तो उसके अंदर मेरा ऐसा मानना है कि विपक्ष को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। एक व्यक्ति विशेष के विरोध में या किसी पार्टी के विरोध में विपक्ष को इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा अजय अरोड़ा जी आपसे है। बात अगर हम करें ऑल पार्टी मीटिंग की, तो उस समय भी आरोप लगे ये कि कम लोगों को बुलाया, इसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, या फिर इस समय 5 तारीख की बात क्यों नहीं की गई। लगातार सरकार पर आरोप लगते ही आ रहे हैं। क्यों सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर हम चीन को करारा जवाब नहीं दे सकते? दिशा जी, बिल्कुल आरोप लग रहे हैं, कुछ तो वजह है। ऐसे आरोप नहीं लगते पहली बार दिशा। और हम तो प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि वो वक्त की चुनौतियों का सामना करें और हम आपके साथ हैं। बिल्कुल दिशा जी, अभी मैंने सुना, पोदार साहब मेरे मित्र हैं, इनको सुना कि विपक्ष का काम होता है सलाह देना देश के प्रति। और जितना अनुभव पोदार साहब को मालूम है, हमारी पार्टी को है, अभी इन्हें कुछ ही वर्ष हुए हैं। और जो व्यक्ति सलाह दे रहा है दिशा जी, 10 साल तो नेतृत्व किया है भारतवर्ष का, और जितनी डिग्रियां, जितनी एजुकेशन उनके पास है, मुझे लगता नहीं वर्तमान में किसी के पास होंगी। और जहां तक इन्होंने कहा, 2 चीजें होती हैं। मैं सुनता हूँ प्रधानमंत्री जी को, बार बार उन्होंने कहा आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर होना अच्छी बात है, उसका हम आदर करते हैं, लेकिन आत्मसमर्पण करना वो गलत है। हमें आत्मसमर्पण नहीं करना दिशा। जिस प्रकार से चाइना ने हमारे सैनिकों की शहादत जहाँ हुई, हमारी धरती पर वो आ गए, उनको क्लीन चिट दे दी। कितनी शर्म की बात है, एक देश ने हमारे साथ वो बर्ताव किया। और जहां तक इन्होंने अभी पदार्थ साहब ने बात की कि पाकिस्तान के गॉडफादर, अरे हम तो अपनी बात करेंगे। हम ना तो गॉडफादर से डरते हैं, ना पाकिस्तान से डरते हैं, और हमें सेना पे विश्वास है। मैं बताऊं, जो जज्बा है, मैं भारत की सेना को नमन करता हूं और भारत के पूरे आवाम को नमन करता हूं कि जो जज्बा इनके अंदर है। लेकिन वर्तमान सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी से बच नहीं सकते दिशा जी। पूरा देश देख रहा है, जिम्मेदारी तो बनती है और इनका दायित्व है माने और आगे की गाइडलाइन बताएं हमारे को। हमारे खून में, हमारे रगों में खून तोड़ रहा है भारत माता का। वो लोग पूछ रहे हैं, वो खून पूछ रहे हैं, वो रक्त पूछ रहे हैं, आगे क्या कदम है, ये शहादत को कैसे बदला लेना है, अपनी जमीन से कैसे उन्हें बाहर भगाना है। और ये कहना कि ये हमारी धरती पर नहीं आए, और कोई कहते कि हमारे इतने सैनिक छोड़ दिए, हमने इतने मार दिए। अरे विवादों में मत आओ, वर्तमान में जियो और बोलो और स्वीकार करो कि अब हम ये कर देंगे, अब हम एक्शन में आते हैं। और हम दिशा जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ, पार्टी की तरफ से पूरा विपक्ष भारत की सेना के साथ चला और पूरे देश के साथ चला। लेकिन हमें इस प्रकार की जो बातें हैं कि हम कमजोर कर रहे हैं, अरे हम तो देश के साथ कर रहे हैं और हमने तो सीखा है इसको, और आप कमजोर की बात कर रहे हैं। आप तो ये बताएं अब क्या करने वाले हैं। हमारा सवाल था, डिबेट था कि जो बॉर्डर पे हुआ, अगला लाइन ऑफ एक्शन हमारा क्या है, हम उस पर बात करें। इतिहास में नहीं, इतिहास तो हो गया, आज वर्तमान करो। मैंने पढ़ा है विवेकानंद जी को, आज कहते हैं जिनका वर्तमान अच्छा होता है उनका भविष्य अच्छा होता है। और वर्तमान में अगर कोई हम पे प्रहार करता है, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये पोदार साहब ने कहा, रतन जी ने कहा, इस बात में समर्थन है मेरा कि मुंह तोड़ जवाब। अगर 1 मिनट मेरे को इजाजत मिलेगी, हमें लाइन ऑफ एक्शन। रमेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। जी अरोड़ा जी बोलिए। जी, मेरा कहने का मतलब जो है अरोड़ा जी, मैं एक मिनट, सौम्य नेचर है। नहीं अरोड़ा जी, पहले बहुत सौम्य नेचर। रमेश चंद्र रत्न जी, आप रुकिए, आपको बोलने का मौका मिलेगा। पहले आप अजय अरोड़ा जी को बोलने दीजिए। मैं आप सबका सम्मान करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि हम इतनी गरिमा से डिबेट चली है, क्योंकि मुद्दा आज राजनीति का है ही नहीं, आज देश के सैनिकों का है, आज देश के सैनिकों की शहादत का मुद्दा है। इसलिए मेरी आवाज कभी ऊंची होती है, कभी कम होती है। मेरा रक्त संचार भी बढ़ रहा है, मेरा रक्त संचार ऐसे बढ़ रहा है, काश मैं
पुलिस होता, काश में फौजी होता, मैं भी खड़ा होता, यहाँ भाषण देके चला जाता हूँ। तो मुझे ये चाहिए, लेकिन मैं ये तो कर सकता हूँ रतन जी, मैं ये तो कर सकता हूँ पदार जी, हम मिलके सोचे देश के लिए, देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि। और जहाँ तक हमने सलाह दी है, आप इसको भी अन्यथा ले रहे हैं। आपको तो कुछ साधुवाद देना चाहिए, आपको धन्यवाद देना चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, आपको धन्यवाद देना चाहिए कि इस मौके पे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, हम देश के लिए अपनी जान भी दे देंगे। तो आप ये ऐसा हो गया। बिल्कुल अरोड़ा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल रमेश चंद्र रतन जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले चीज तो ये कि मैं अरोड़ा जी की सौम्य स्वभाव को मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी पोद्दार जी को भी सुन रहा था, मेरा उधर से जो है ऑडियो आ रही है, लेकिन उधर से मेरा स्क्रीन पर पिक्चर नहीं आ रही, आवाज तो आ रही होगी जी। असलियत यह है कि मैं आश्चर्य कर रहा हूँ कि हम जो है जो भी कुछ कर रहे हैं, राजनीति जो है मोदी जी के साथ करिएगा, मोदी जी के साथ टिप्पणी करिएगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ करिएगा, लेकिन इस समय जो भी आप कर रहे हैं वो मोदी जी के साथ नहीं, भारत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं। और उनकी वीरता को जो है, यानी सैनिकों की वीरता का नहीं सुना जाए, सैनिकों का जो है उनकी कायरता उनको मतलब थोपी जाए, ये आश्चर्य की बात है। और मैं कह रहा हूं कि मेजर साहब जो है, मैं आपको जैसा कह रहे थे, आपने कितने आतंकवादी मारे उसमें मेरे को कोई टिप्पणी, मैं तो सैल्यूट करता हूं भाई सैनिकों के लिए, और मेजर शब्द इसलिए तो मैं कह रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज आप लोगों भी सैनिकों के पर टिप्पणी करेंगे, सेना पर टिप्पणी करेंगे और मनोबल गिराएंगे, कैसी सलाह है? आज देश को जरूरत है एकजुटता की। आप कोरोना में भी तो राजनीति करेंगे, आप देश के इस जो है दूसरे देश से अगर युद्ध हो तो उसमें भी राजनीति करेंगे। ये सलाह दे रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। आपकी राजनीति में हराम नहीं, आपके देश के मैंने सुन ली आपको, आपके सर्वदलीय बैठक में आपके देश के अरोड़ा जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। सारे दलों ने कांग्रेस को कंडेम किया, उनकी नीति को कंडेम किया, उनके बातों को कंडेम किया, लेकिन आज अभी भी समझ में नहीं आ रही कि आप हिंदुस्तान में रह करके अब चाइना का समर्थन कर रहे हैं। आप पूछ रहे कितने लोग मरे, आप पूछ रहे कैसे मरे, चाइना के बताओ, लेकिन आज आपके हिंदुस्तान की बाबाई नहीं है, हिंदुस्तान के सैनिकों के बारे में नहीं सोच रहा, हिंदुस्तान की सरजमीन कैसे जमीन कब्जा हुई वो बताइएगा। बहुत आश्चर्य की बात है, इस अस्मिता के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। और मेजर साहब आपके साथ मेजर लगा हुआ है, तो इसलिए सैनिकों का मनोबल बनाने के लिए आज कितने लोग नदारद हुए, कितने घायल हुए, इस सब कुछ तो देश के सामने आ गया है। कितने लोग मर सैटेलाइट से वो भी दिखाई दे गया, एम्बुलेंस। लेकिन आज आप ये बात न करके आज जो है आप देश को गुमराह कर रहे हैं, लूट और फरेबी का जो नाटक करके। इस समय जो है, इस समय जरूरत नहीं है इस सब नाटक की, इस समय राजनीति का मत करिएगा, इसको देश के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। सर्वदलीय जिसके साथ और सरकार चलाने उन्होंने भी आपको कंडेम किया है जी, आपकी नीयत को कंडेम किया है कि आप सैनिकों का मनोबल तोड़ रहे हैं, आप कानून सिखा रहे हैं, आप सर्वदलीय उसमें बिल्कुल। रत्न जी मैं लौटूंगी आपके पास जी। लेकिन उनको पोद्दार जी सवाल मैं कुछ जोड़ना चाह रहा हूँ जी। दिशा जी, मैं अभी अजय अरोड़ा जी को सुन रहा था, ये बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, किंतु आज मुझे बड़ी ही दुख हुआ कि अजय अरोड़ा जी ने जिस तरीके से बातें की। देखिए, इस बात के मैं 4 पॉइंट के ऊपर 4 बिंदुओं के आधार पर मैं बात करूंगा। पहली बात तो दिशा जी, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जवाबदारी बनती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, अभी मैच चालू है, मेरी बात समझिए। और मैच के बीच के अंदर कोई भी हार या जीत नहीं हुई है, तो उसके अंदर अभी जिम्मेदारी या अभी उसके अंदर शाबाशी का कहीं कोई सवाल नहीं उठता। पहला बिंदु तो ये। दूसरा बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूं दिशा जी कि जब भी भारत की तरफ से कोई भी काउंटर होता है, चाहे वो पाकिस्तान पे हो, चाहे वो चाइना के ऊपर हो, तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि ये जो टीम है, जो हमारे जो विपक्ष है, वो विदेशी जो न्यूज एजेंसी हैं उनके ऊपर भरोसा करते हैं। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, डीजीएमओ ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और सारी बात बताई थी एयर स्ट्राइक के बारे में, लेकिन उसके ऊपर भी इन्होंने सवाल किए। और इन्होंने अब इनको ना हमारे सेना के डीजीएमओ पे इनको भरोसा है, ना हमारे देश के प्रधानमंत्री पे इनको भरोसा है, ना इनको हमारे रक्षा मंत्री पे भरोसा है। तो मुझे एक बात बताइए कि आप क्या उन विदेशी न्यूज एजेंसियों के ऊपर भरोसा रखते हैं जो भारत का कतई भला नहीं चाहते? दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरी बात दिशा जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ
जो अजय अरोड़ा जी कह रहे थे कि भाई हम सलाह, देखिए इस चीज का मैं बहुत स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी सरकार से भी मैं ये आग्रह करता हूं कि कम से कम संकट के समय में हर व्यक्ति को साथ लेकर के चले, उसकी सलाह जरूर लें, अगर उपयोगी है माने, नहीं उपयोगी है तो उसको इग्नोर करें, लेकिन सुनकर के सबको चलें। और सबसे बड़ी बात जो दिशा जी, आज हर व्यक्ति को एक चीज समझनी चाहिए कि ये एकाएक चाइना को ये प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हो गई, ये चाइना क्यों अपना फन उठाने लग गया, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ दिशा जी। जैसे ही कोरोना फैला है तो चाइना के अंदर जो वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो विदेशी कंपनियां जो है वहां पे चाइना के अंदर उन्होंने अपनी यूनिट लगाई हुई है। और ये कोरोना के बाद में उनका चाइना से बिल्कुल भरोसा उठ गया है और भारत ने उनके लिए अपने जैसे ही दरवाजे खोले और प्रधानमंत्री ने जैसे ही कहा कि भाई ये हमारे लिए एक अवसर हम इसको बनाएंगे, तो चाइना को लगने लग गया कि कहीं ये हमारी इंडस्ट्री को अपने यहाँ ना खींच ले। तो चाइना ने यहाँ पे एक अशांति पैदा करने के लिए सब किया है, ये एक उनकी सोची समझी रणनीति है और इसको हमारे विपक्ष को भी समझना चाहिए, इसको हमारे यहाँ जो बुद्धिजीवी है उनको भी समझना चाहिए। क्योंकि देखिए देश रहेगा, भारत रहेगा, यहाँ की जनता रहेगी, यहाँ की सेना रहेगी, तो हम यहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। और चौथी और लास्ट बात मैं आपको ये कहना चाहूँ दीक्षा जी कि देखिए जो लोग 4-4 हजार 5-5 हजार 6-6 हजार गज के बंगलों में यहाँ लोग रहते हैं, इनको समझना चाहिए कि सैनिक अपना पूर्णतः काम कर रहे हैं और अपनी शहादत भी वहाँ पे दे रहे हैं देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए। और यहाँ पे ये जो लोग फ्रीका खा रहे हैं, फ्रीका पहन रहे हैं और खाली केवल टेलीविजन पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर के उनका मनोबल तोड़े, तो ये एक हिसाब से मैं कह रहा हूँ अक्षम्य अपराध ये लोग कर रहे हैं। तो इनको इस समय कम से कम इनको तब तक रुकना चाहिए तब तक ये मैच खत्म ना हो जाए। उसके बाद में जो भी जिम्मेदारी अगर इनको तय करनी है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी तय करनी है या रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तय करनी है या किसी और अपनी जो भी पॉलिटिकल जो महत्वाकांक्षाएं वो उसके बाद में पूरी करें। कम से कम मैच के दौरान तो कम से कम हमारी टीम के खिलाफ वोटिंग ना करें, मेरा ऐसी विनती है। बिल्कुल। सवाल मेरा रमेश चंद्र रत्न जी आपसे है, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार यही कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना है, कोरोना के टाइम पे जब कोरोना शुरू हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये बोला कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, हमारे भारत में हमारे देश में चीजें बननी चाहिए। लेकिन अभी कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर तो नहीं, प्रधानमंत्री ने आत्मसमर्पण कर दिया है। कैसे देखेंगे इसको आप? दिशा जी मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। पहले तो पोद्दार जी को मैं धन्यवाद दूंगा जी कि उन्होंने न्यूट्रल तरीके से जिस तरीके से उन्होंने अपने संबोधन विचार रखे। एक आश्चर्य की बात है कि ये झगड़ा मोदी जी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। और जिस समय जो है राजनीतिक झगड़ा हो तो खुला जो है उनको अधिकार है, विरोधी विपक्ष है उनको जैसे भी चाहे वैसे संपूर्ण अधिकार है। लेकिन इस समय देश की अस्मिता का झगड़ा विवाद है और एक ऐसा विवाद है जिसमें ये सोचना चाहिए क्या इस विवाद को अगर जो है आज जो LAC पे जो विवाद हुआ है ये गंभीरता से सोचना चाहिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में कांटे की बैरिकेडिंग है और बाकायदा प्रॉपर जो है सीमाएं हैं। लेकिन जो LAC पर आज तक जो है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया, न सड़कें तैयार की गई थी, लोग आराम से घूमा करते थे और उनको घूमने पर कोई किसी की चिंता आज तक नहीं हुई। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमारी सेना पेट्रोलिंग और जिस तरीके से मूवमेंट उनका तेज हुआ है तीनों सेनाओं का, ऐसा ऐतिहासिक और रक्षा के बजट के मामले में चाहे आर्म्स के मामले में चाहे जो नई तकनीकी जिस तरीके से भारत ने एक युद्ध स्तर पर जो है विदेश नीति, कूटनीति और सारी नीतियों को सामने मद्देनजर रख करके जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई है उसको नहीं भूलना चाहिए। लेकिन पुनः मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ पोद्दार जी की तरह से, एक तो जब कोरोना हुआ तो समय समय पर मुख्यमंत्रियों के साथ तो पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री ने और गृहमंत्री सबने बैठक की। अभी भी जो है सर्वदलीय बैठक हुई तो मैं वही कह रहा हूं कि सर्वदलीय बैठक में सारे दलों ने सुझाव दिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सुझाव न आकर के नकारात्मक बातें की गई। आज भी उनके जो वक्ता प्रवक्ता जो भी आए अधिकार है इस समय देश के उस जो सामरिक व्यवस्था है उसको सामने मद्देनजर रखना चाहिए। अगर हम उनके मनोबल को आप कह रहे हैं कि अब लोग कितने गायब हो गए, अमित साहब कह रहे थे कितने लोग मर गए ये नहीं पता है, बहुत आश्चर्य की बात है। आप भारत के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, सेना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
उनको सैनिकों से जो शहीद हुए उनके घर वालों से पूछ लीजिएगा, ये शब्द सुन पाएंगे क्या? इसलिए ऐसे शब्दों का उच्चारण करना ठीक नहीं है कि ये जरूरत है एकजुटता का और देश की अस्मिता के साथ सुझाव आपको बिल्कुल अधिकार है और सुझाव अभी सर्वदलीय लिए हैं और अभी भी पार्टी या सरकार के जो पूरी कैबिनेट है या मुखिया हैं सुझाव के लिए आपका हमेशा सम्मान है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का भी सम्मान है, लेकिन देश में जहां एक तरफ मैच हो रहा हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और आप ताली जो है दूसरे देश में बजाएंगे तो वहां इमेज आपकी खराब होगी जनता के बीच में। बिल्कुल रमेश रत्न जी, मेरे पास समय की बहुत कमी है, इसलिए एक आखिरी सवाल मेरा अजय अरोड़ा जी आपसे है। अपनी बात आप बिल्कुल 10 सेकंड में कीजिए कि देश को इस वक्त सभी जो भी विपक्ष है, चाहे पक्ष हो, सरकार हो, विपक्ष हो, सभी को एकजुट रहना है और चीन को यहाँ पे करारा जवाब देना है। यहीं पे अभी पोद्दार जी ने भी यही बोला कि अभी मैच चल रहा है, मैच के बीच में दूसरी टीम के लिए हूटिंग करना सही नहीं है। क्या लगता है आपको? 10 सेकंड में अपना जवाब दीजिए। मेरा तो ऋषा जी मानना है अप्रैल 2020 से आज तक भारतीय सीमा गलवान वैली व पंगोंग जसोल लेक में अनेकों बार जबरदस्ती घुसपैठ हुई। तो ये आज की बात नहीं है, ये अप्रैल से शुरू हो गया था। हमें सतर्क रहना। तो अभी आप सरकार के साथ हैं या नहीं है, सवाल मेरा ये है आपसे। 102 नहीं 110% साथ है। जब सुझाव दिए, इनको सुझाव पसंद ना है वो हमारी नहीं है। हम 110% देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं और बिल्कुल हमें आत्मनिर्भर होने, आत्मसमर्पण नहीं करना। बिल्कुल आत्मनिर्भर होने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को चाहिए बिल्कुल आत्मसमर्पण नहीं करना है, हमें सबको देश में एक साथ रहना है और चीन को हमें इधर करारा जवाब देना है और मिलकर चलना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लोकतंत्र में शामिल होने के लिए, और लोकतंत्र में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।